भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट करती है। 26 जनवरी 1950 को देश में लागू होता है। उसके बाद उसी समय से कह सकते हैं कि जो अपनी कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाती है, यानी कि रिपब्लिक, या कह सकते हैं गणराज्य। भारत गणराज्य बन जाता है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से शेड्यूल हैं और शेड्यूल की ज़रूरत क्यों पड़ी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो इसका इंटीग्रल पार्ट है, जिसको इस उद्देश्य से बनाया गया है कि जो लीगल कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जो उसमें अंदर जटिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर तो उसको क्या है कम करना है और जिसको आसानी से समझा जा सके। अगर हमें कोई आर्टिकल कोई अमेंडमेंट करना है तो क्या है कि हमें आर्टिकल को रीराइट करने के बजाय हम उसको शेड्यूल में, पार्लियामेंट क्या करती है उसको शेड्यूल में ऐड कर देती है। तो ये जटिलता और उसको आसानी से समझने के लिए ये जो शेड्यूल है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, मतलब अभी है। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें जो ओरिजिनली जो शेड्यूल थे वो पूरे 8 थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे अमेंडमेंट करके इसको बढ़ाया गया और अब वर्तमान में टोटल 12 शेड्यूल हैं। तो जब हम पहले शेड्यूल की बात करते हैं तो पहला जो शेड्यूल है ये है नेम एंड टेरिटरी एक्सटेंड। मतलब यह है कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट पढ़ते हैं तो जो आर्टिकल्स 1 से 4 दिए गए हैं ये शेड्यूल पहले से ही पूरे रिलेटेड है। राज्य और जो केंद्र है उसके संघ के बारे में है, पूरा एक तरह से आप उनका रिलेशन समझ सकते हैं। दूसरा है ए इमोलूमेंट्स एंड अलाउंस प्रिविलेज ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, ईटीसी। मतलब इन लोग की जो क्या है कि पूरी सैलरी से कह सकते हैं कि जो बाकी जो प्रिविलेज है या जितनी भी अलाउंस होती हैं सारी पार्लियामेंट डिसाइड करती है और इन लोग को जो सैलरी वगैरह मिलती है वो कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है। अब आती है तीसरा जो है शेड्यूल है, ये है फॉर्म ऑफ ओथ या अफर्मेशन। जैसे जो मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज जो होते हैं, ये उनके लिए पूरा एक जो संवैधानिक पद पर जो लोग चूज करके जाते हैं उनके लिए पूरा शपथ ग्रहण का पूरा एक प्रावधान जो है शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। चौथे शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ अ सीट टू वेरियस स्टेट यूटीज इन राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? एक उच्च सदन है। इसका जो कार्यकाल होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं उसका जो टेन्योर होता है 6 साल का होता है और ये परमानेंट बॉडी है पार्लियामेंट की, जो कभी भी भंग नहीं होती है। तो इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें राज्य और केंद्र दोनों का होता है, तो उनकी सीटों के बारे में इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। 5वां है जो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब एरिया है, उनको कंट्रोल और मतलब उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिटेल है
इस 5वें शेड्यूल में दिया हुआ है। 6वां शेड्यूल जो है इसका, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जैसे आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम है, इनके बारे में पूरा उनको कैसे चलाना है उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिटेल है ये 6th शेड्यूल में दे रखा है। अभी क्या है कि जो लद्दाख में अभी मैटर चल रहा है, तो वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो लद्दाख है उसको 6th शेड्यूल में डाला जाए। तो अभी क्या है कि ये काफ़ी चर्चा में है और इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन इससे बन सकता है। 7वें शेड्यूल को हम देखते हैं, तो यह है यूनियन और स्टेट के पावर का डिवीजन है। तो इसमें क्या है कि एक यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है। तो यूनियन लिस्ट पर क्या है, जैसे आप डिफेंस कह सकते हैं या एक्सटर्नल अफेयर्स है, जिसे विदेश नीति है। तो ऐसे मुद्दों पर क्या है कि जो कानून बना सकता है अगर कोई, तो है केंद्र सरकार बना सकती है। अगर स्टेट लिस्ट में बात करते हैं, तो जैसे आप मान लीजिए पुलिस हो गई, पूरी राज्य की प्रशासन जो है, या पब्लिक हेल्थ सर्विस से रिलेटेड जो मैटर हैं उस पर जो कानून बनाएगी ये राज्य सरकार बनाती है। और जो तीसरा लिस्ट है उसे कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। ये कॉमन लिस्ट होती है जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। अब 8वां जो शेड्यूल है ये है लैंग्वेज। इसमें क्या है कि ओरिजिनली जो थे 14 लैंग्वेज थे, अब उसको बढ़ा करके 22 कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो टोटल लैंग्वेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो 22 हैं। 9वें शेड्यूल में बात करते हैं, तो यह है एक्ट एंड रेगुलेशन। इसको पहला अमेंडमेंट भी कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसको फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू जोड़ा गया है इसको। 10वां जो शेड्यूल है ये है एंटी डिफेक्शन लॉ का। जैसे बात करते हैं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो हो गए, तो इनका क्या है, इनका पूरा जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो पूरा प्रावधान है ये 10th शेड्यूल में दिया हुआ है। इसको 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इसको जोड़ा गया। तो इसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है, तो है शेड्यूल 10। अब जो 11वां शेड्यूल है इसमें क्या है, पंचायती राज के बारे में दिया हुआ है। पंचायती राज के पास क्या है, 29 सब्जेक्ट्स हैं। इसको 73वें अमेंडमेंट 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसमें क्या है कि जो पंचायती राज है उसकी पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूरा दिया हुआ है। 12वां जो आखिरी शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये है म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, जो जिसमें क्या है कि पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी का पूरा डिटेल इसमें है। इसको और 74वें अमेंडमेंट 1992 के थ्रू इसको जोड़ा गया है। तो ये हैं पूरे 12 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या है कि जब भी आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती है तो आप आर्टिकल्स को रीराइट नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले बन चुके हैं। तो उनकी बजाय हम अगर कोई चीज़ें जोड़ना है या कम करना है तो हम शेड्यूल में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा। अगला लेक्चर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं उस पर बनाएंगे और उनके आर्टिकल्स को हम देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।